सुबह 9 बजे गांधी चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे रमेश अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय सुरेश आता है और रमेश के कंधे पर हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार रमेश, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से ऑफिस जा रहा है। यार पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। सुरेश बोले ही जा रहा था, लेकिन रमेश अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर सुरेश ने गंभीर होकर पूछा, यार सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? रमेश तब भी चुपचाप था। यह देख सुरेश ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना सबकी? यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? रमेश ने गहरी सांस लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार बहुत बड़ी गलती हो गई। ममता मेरे जैसी नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है, अच्छी अंग्रेजी भी नहीं जानती। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव, हमेशा बाइबिल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना। यार ये भी कोई ज़िंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ। गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है। सुरेश ने कहा, अरे तू भी तो क्रिश्चियन है ना? हाँ हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में और ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार हम सब बाइबिल की बातें और यह सब कुछ दिखावा हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं अपने घर में नहीं किसी चर्च में रह रहा हूँ। सुरेश ने दिलासा देते हुए कहा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कुछ समय दे भाभी को, नई नई है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। रमेश ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस में देर हो रही है। आज रमेश और ममता की शादी को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन रमेश अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह ममता के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ मुझे देर हो जाएगी वापस आने में, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। ये तो उसका रोज़ का बहाना हो गया था। ममता जब भी पानी या चाय देती तो रमेश उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं अंगुलियां स्पर्श न हो जाएं। ममता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो रमेश को खुश रखे, माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को संजाने संवारने में लगी रहती, बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम रमेश गाजर का हलवा खाते हुए ज़ोर ज़ोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बात कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे घर में तो कम से कम शांति से खाया कर, ऑफिस को घर में मत लाया कर, गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा। तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत रमेश ने कहा, माँ बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो रमेश को जैसे सांप ही सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फ़ोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाज तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि रमेश बचपन से ही जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि रमेश और ममता को कुछ समय चाहिए, धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ममता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में ममता ने अपनी सासू माँ को अपनी सगी माँ से भी बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि ममता ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया
और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी शायद उसे अच्छे से याद थे, जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के वक्त कहे थे। बिटिया, अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। ममता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रमेश का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने ही घर में ऐसे महसूस कर रही थी कि जैसे वो रमेश के लिए बोझ है। ममता ने ठान लिया कि अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में रमेश से खुलकर बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सज़ा सह रही है जो उसने कभी किया ही नहीं। वो ऐसा सोच रही थी कि राहुल चिल्लाया, माँ, ऑफिस का टिफ़िन लगा दिया क्या? ममता ने टिफ़िन उठाकर रमेश की ओर बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही रमेश ने टिफ़िन का हैंडल पकड़ा, ममता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। रमेश कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके, देखता हूँ। ममता की ये बातें जैसे रमेश के कानों में ज़ोर ज़ोर से गूंज रही थी। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में? किसकी गलती है? क्यों यह सब कुछ हो रहा है? ममता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों? जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा है, चलो अच्छा है, बला टली, वो अपने घर चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूँगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद। वो इस उधेड़-बुन में पूरा दिन कुछ काम नहीं कर सका और टिफ़िन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर में पड़ी हुई है। उसे बहुत तेज बुखार है। ममता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ, चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही है। माँ कर्राते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। रमेश ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत ओला से टैक्सी मंगवाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुँचा। पूरे रास्ते ममता माँ को संभाले रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, रमेश की माँ के पेट में गांठ है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही करना बहुत ज़रूरी है। रमेश को पूछने पर डॉक्टर ने बताया 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और उसके पास केवल 1 दिन है पैसे इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर रमेश के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था, दोस्तों को पार्टी देने में उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फ़ोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फ़ोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो रमेश, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आप पहले भी एडवांस ले चुके हो, सॉरी, अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। रमेश पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतज़ाम में जहाँ जा सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं न कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर
पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ और अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैर को पकड़ते हुए बोला, सर मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के लिए भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। रमेश रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है, उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है, वो अब बातें भी कर सकती है। आज छुट्टी हो जाएगी, आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। रमेश को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज वार्ड में माँ के पास पहुँचा तो देखा माँ बिस्तर के पीछे टिकी हुई बैठी है और ममता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। रमेश को आज अपना कद ममता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो, ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और पूरी रात जिससे प्रार्थना की है उनके जीवन के लिए। रमेश ममता से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, ममता कहाँ से इंतज़ाम हुआ इतने पैसों का? ममता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोली, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और ममता का हाथ रमेश के हाथ में रखते हुए बोली, तुम दोनों हमेशा खुश रहना, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। रमेश के आंखों में पश्चाताप के आंसू ममता के हाथों में गिर रहे थे। दोस्तों ये कहानी काल्पनिक है और ये एक पत्नी के धैर्य को समर्पित है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में अवश्य लिखें।